नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल गौतम चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका स्वागत करता हूँ। एक उत्तर प्रदेश में आई नई स्कीम को आपके सामने अपने डिस्कस कर रहे हैं। ये जो स्कीम है ना, ये किसके लिए है और ये स्कीम कैसे हम लोग को परस्यू करनी है, इस स्कीम में क्या बेनिफिट है, स्कीम का नाम क्या है, हम सब कुछ जानेंगे। सर, स्कीम का नाम है उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। ठीक है ना, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। ये स्कीम के जो बेनिफिशरीज हैं आपके सामने दिख रहे हैं। पैक्स हैं, एफपीओज हैं, इंडिविजुअल्स हैं और मंडी समितियां हैं। अच्छा, क्या है ये स्कीम? सर, ये स्कीम कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। ये स्कीम सिर्फ पार्टिसिपेटरी स्कीम है। कैसी पार्टिसिपेटरी स्कीम? भारत सरकार की ऑलरेडी एक स्कीम एग्जिस्ट कर रही है, उसके साथ में उत्तर प्रदेश सरकार अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा रही है। क्या स्कीम है? कौन सी स्कीम एग्जिस्ट कर रही है? एग्री इंफ्रा फंड वाली जो स्कीम है ना, उसके साथ में मर्ज करके ये स्कीम क्रिएट की जा रही है। तो जो बेनिफिट्स, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ किसका? एआईएफ का। बेनिफिट्स एक्स्ट्रा कर रहे उत्तर प्रदेश सरकार आपसे कह रही है, हम अपनी तरफ से और देंगे। अगर आप उधर प्रोजेक्ट डालते हो तो हम भी आपका सपोर्ट करेंगे आगे। कितना सपोर्ट करेंगे, क्या सपोर्ट करेंगे, वो हम लोग इसमें जानते हैं। तो जो पैक्स हैं, बेसिकली अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत ढेर सारा प्रोडक्शन होता है, खराब हो जाता है, तो इंफ्रा को सपोर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इनिशिएटिव ले रही है। तो जो पैक्स हैं, पैक्स के ऊपर अपने को क्या बेनिफिट दिया जा रहा है? पैक्स के ऊपर बोल रहे हैं कि आपको 3% पहले मिल रहा था, आप एफपीओज को भी 3% पहले मिल रहा था, इंडिविजुअल्स को भी 3% पहले मिल रहा था, और मंडी समिति तो पहले थी नहीं। तो अग्री इंफ्रा फंड के बाद में रिवीजन हुआ, और एग्री फंड इनका फंड के जब रिवीजन हो गया तो बाद में कितना आ गया? 3%। मतलब 3% ब्याज में छूट। एग्री इंफ्रा फंड का अधिकतम रेट कितना है? 9%। तो 9% के हिसाब से अधिकतम जो रेट अब बचा वो बचा 6%, ये सारे लोगों के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैक्स की। तो पैक्स के पास एक और एडिशनल बेनिफिट है कि वो अगर कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेते हैं तो कोऑपरेटिव बैंक से उनको लोन कितने पे मिलता है? केवल 4% पे। तो 4% पे अगर लोन उनको मिला, 3% आपने घटा दिया, तो लोन कितने पे बचा? 1% पे। तो ये 1% कौन पे कर रहा था पहले? कोऑपरेटिव बैंक, सॉरी पैक्स पे कर रही थी। तो अब ये जो 1% है ये स्टेट गवर्नमेंट पे कर देगी, ये भी घटा दो, ये बचा 0%। तो बेसिकली पैक्स को अभी ब्याज देना ही नहीं है, असल ली, असल वापस की, काम खत्म। अच्छा, लेकिन जब हम लोन देने जाते हैं तो अपने को ओसीआर की जरूरत पड़ती है। तो लगभग 8,000 से ज्यादा एफपीओ पैक्स हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें से सबकी अधिकतर की हालत जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो अब क्या, पैक्स को रिवाइव कैसे किया जाए, इस पे भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ध्यान दिया। तो पैक्स के जितने भी अध्यक्ष लोग हैं जो इसको सुन रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि उनमें बोला गया कि हम आपको 20% आपका ओसीआर में मदद करेंगे। ओसीआर मतलब क्या? ओन कंट्रीब्यूशन। आपका जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट करने के लिए आपको अपना पैसा भी लगाना पड़ता है। तो जो पैक्स अपना पैसा लगाएंगी उसमें 20% ओसीआर में मदद किया जाएगा। कौन करेगा? उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। ठीक है, तो बट इसकी अधिकतम सीमा कितनी है? 4 लाख रुपए। तो अब पैक्स के पास में क्या हो गया कि पैक्स को 4 लाख रुपए का ओसीआर में हेल्प मिल जाएगा, और 1% ब्याज में छूट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगी, 3% ब्याज में छूट भारत सरकार की तरफ से मिल जाएगी। तो अगर उसने कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया होगा प्रोजेक्ट करने के लिए तो उसको 1 भी रुपया ब्याज नहीं देना। और अगर उसने, मान के चलिए, किसी अदर देन कोऑपरेटिव बैंक से लिया होगा तो 3% प्लस 3%, 6% मिल जाएगी, और उसको केवल 3% के ऊपर देना पड़ेगा। अच्छा, बाकी ये सारी जो अप्लीकेंट हैं, चाहे वो एफपीओ हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे मंडी समितियां हो, क्या इनमें 3% के अलावा कुछ और मिलेगा? हाँ, 3% ये तो हो गया अपना सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, और स्टेट गवर्नमेंट वाला भी सेम है। स्टेट गवर्नमेंट वाला भी सेम है। तो टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया 6%। और अधिकतम का रेट कितना है? वो आपका मैक्सिमम रेट है, जिस भी बैंक से आप लोगे, किसी का 8.75 है, किसी का कुछ है, तो मैक्सिमम रेट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, बैंक्स के साथ में अग्रीमेंट किया हुआ है, वो है 9%। तो आपको जो ब्याज लगा इफेक्टिवली वो लगा 3%। मतलब आपने कोई भी प्रोजेक्ट लगाया, प्रोजेक्ट लगाने के बाद में 2 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट लगा सकते हो, तो अब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने का मतलब ये हो गया कि आप कॉम्पिटिटिव कर सकते हो। अब आप समझिए कि कंपटीशन में इंडिया में अगर आप कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो,
ठीक है, तो यहाँ आप जैसे बहुत एप्लीकेंट हैं जिनको यही बेनिफिट मिल रहा होगा, तो आपके लिए एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स हैं जो आप कर सकते हो अपेडा वगैरह में रजिस्ट्रेशन करवा के, राइट। अच्छा, अब हम समझते हैं कि ये जो मैंने बड़ी आसानी से आपसे कह दिया कि सीजीटीएमएससी वाला लोन है 2 करोड़ रुपए तक का मिल जाएगा, अग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का है। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है, ये वाली बात जो मैं बताने जा रहा था आपको, जो उसको भी शुरू करेंगे। इसको अप्लाई कैसे करना है, तो सर इसको अप्लाई सिर्फ अग्री इंफ्रा फंड का जो वेबसाइट है ना, वहीं पे अपने को अप्लाई करना है जाके। वहां पे जब आपका अप्रूवल हो जाएगा तो आपको कोई काम नहीं करना है, बैंक को ही काम करना है। मतलब जो अप्रूवल हो गया, अप्रूवल होने के बाद आपका डिसबर्समेंट होगा, बैंक सब्जेक्ट टू बैंक डिस्क्रिशन। उसके बाद में जो ये इंटरेस्ट सबवेंशन है, इसके लिए बैंक्स के ही कॉन्ट्रैक्ट हैं, बैंक को ही अपना इनिशिएटिव लेना है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है कि नहीं मेरे को ब्याज वाली छूट जो है वो दिलवा दो। आपके खाते पे लगेगा पूरा, आपके खाते में आ जाएगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये स्टेट वाला कैसे मिलेगा, तो जब आपका सेंट्रल वाला अप्रूव हो जाएगा ना, तो कॉन्सिक्वेंटली स्टेट वाला भी ऑटोमेटिकली अप्रूव माना जाएगा और स्टेट पीएमयू जो है इसका पैसा रिलीज करेगी बैंक्स को। तो बैंक्स को कहाँ जाना होगा, स्टेट पीएमयू के पास में अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जाके, करेक्ट। अब हम पुरानी बात जो बीच में छूट गई थी कि बहुत आसान लग रहा है ना 2 करोड़ रुपए का लोन मिलना, हम लोग बैंक्स के पास जाते हैं, बैंक्स में चक्कर काटने पड़ते हैं, पेपर्स क्या लगने हैं, ये बात ये आती है कि क्या हमारी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, हमारे पास बैंकिंग नहीं है, ठीक है। तो एक चीज तो एकदम आप जान लो कि अगर आप कुछ नया करने जा रहे हो, सिंपल सी चीज है, जब हम एक बच्चे होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली चलने नहीं लग जाते हैं, ठीक है, ग्रेजुअली चलते हैं, तो हमारा पास्ट नहीं मैटर करता है। तो आपका पास्ट क्या था, हाँ ये बात अलग की है कि अब पता चल रहा है आपका क्रेडिट स्कोर जो सिविल स्कोर है वही खराब है, मतलब आप बेईमान आदमी हो, तो जाहिर सी बात है आपको लोन वोन कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। इंटेंशन बहुत मैटर करती है। तो मान के चलिए हम करोड़पति आदमी है, अरबपति आदमी है और बहुत ढेर सारी जमीनें हैं, फिर भी हम बैंक से कह रहे हैं जाके आप मेरा प्रोजेक्ट फाइनेंस कर दो, लेकिन हम अपनी जमीन नहीं देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है इंटेंशंस के ऊपर भी। तो अगर बैंकर को लगता है कि नहीं आपकी नीयत नहीं सही है, तो वो आपके साथ हैंडशेक नहीं करेगा। पुरानी चीजों आपके पास नहीं है, इस बात से कोई मतलब नहीं। मतलब क्या हुआ कि आपको मेजर डॉक्यूमेंट्स कौन से तैयार करने हैं, अगर कोई नया किसान है, नई एफपीओ है, तो क्या वो लोग एलिजिबल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, तो सिंपल सी चीज है, मान लीजिए इंडिविजुअल्स के डॉक्यूमेंट और आपकी एफपीओ के डॉक्यूमेंट या जो भी आपका दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डॉक्यूमेंट में आपको बता रहा हूँ। इंडिविजुअल के डॉक्यूमेंट में आपको उनका पैन कार्ड आपके सारे प्रमोटर्स का चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, आपका रेजिडेंशियल का जो प्रूफ है वो चाहिए, बिजली बिल वगैरह आपका हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और आपकी 12 महीने का बैंक अकाउंट चाहिए। इनकेस आपके पास आईटीआर वगैरह हैं तो बहुत अच्छा, आईटीआर और कंप्यूटेशन नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं। अब अगर आपका कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी है या मान के चलते हैं सोसाइटी है, तो डेफिनेटली उसका आरसी चाहिए, फिर उसके बायलॉज चाहिए। बायलॉज में अगर मान लीजिए कंपनी है तो एमओए और एओए हो जाएगा, अदरवाइज वो आप लोग बायलॉज ही बोलते हैं उसको, राइट। उसके बाद में बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अगर है तो वो हो जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, सॉरी कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट तो चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। आईटीआर बैलेंस शीट अगर आपके पास में है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं अगर नहीं एंटिटी है। अब बात आती है जो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर काम आप करोगे वहाँ का लीज एग्रीमेंट चाहिए होगा आपके पास, ठीक है। तो जितना आपको एआईएफ की स्कीम में लीज एग्रीमेंट बताया गया है उतने से ज़्यादा का लीज एग्रीमेंट उतना है, उतने से ज़्यादा का हो, या फिर आपकी ओन जमीन हो, ठीक है। तो अब बात आती है कि क्या जमीन मॉर्टगेज करनी चाहिए या नहीं, ये सब बैंकर के डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बहुत गौर से बता दूँ, सीजीटीएमएससी जितना आसान दिखता है, जितना खूबसूरत दिखता है, उतना है नहीं। मान के चलिए 9% आपका ब्याज लगा, ठीक है। तो जो सीजीटीएमएससी का एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया है, वो आपसे कहते हैं कि आपके खाते से 2.5%, 2.5% प्लस जीएसटी, ठीक है, ये पैसा चार्ज किया जाता है सीजीटीएमएससी की फीस। तो अगर साल में, और ये किस पे, आपकी 31 मार्च की जो आउटस्टैंडिंग होगी उसके ऊपर जाता है, राइट। तो सीजीटीएमएससी की अपनी फीस है, वो फीस आपको पे करनी पड़ती है। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि स्कीम अच्छी भी है और इनिशिएट कैसे करनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको पेपर्स भी बता दिए।
इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ से बनवानी है, कैसे बनानी चाहिए, राइट, किस तरीके से इनिशिएट करना चाहिए कि प्रोजेक्ट जल्दी अप्रूवल हो जाए, तो आप मेरे से इस नंबर पे बात कर सकते हैं 9335377770, राइट। इस नंबर पे आप हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और आपको प्रॉपर हम फैसिलिटेट करेंगे जिससे आप आराम से प्रोजेक्ट्स अपने अप्रूव करा सकें। थैंक यू।